नमस्कार। जन विकास महासभा एवं सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी के तत्वावधान में चलने वाले शिक्षा क्लास के अर्थ एपिसोड में आपका स्वागत है। कल हम लोग माइटोसिस के बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे, आज मियोसिस के बारे में बात करेंगे। असल में मियोसिस की क्रिया जर्म सेल्स में होती है। टेस्टिस और ओवरी में से जब स्पर्म सेल या ओवा बनते हैं उस समय होती है। सोमैटिक सेल में बाकी शरीर की कोशिकाओं में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो डिप्लॉयड होती है। जैसे हमारे शरीर की कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जर्म सेल्स में 23 हो जाते हैं। इनफैक्ट हर एक प्रकार के गुणसूत्र के 2 क्रोमोसोम होते हैं हमारे सोमैटिक सेल में। एक हमें मैटरनल पेरेंट से प्राप्त होता है, एक पैटर्नल पेरेंट से प्राप्त होता है। पुनः गैमीट फॉर्मेशन के समय ये दोनों अलग हो जाते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। मियोसिस की क्रिया में 2 विभाजन लगातार एक के बाद एक होते हैं, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकेंड मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में भी वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आदि स्टेप्स होते हैं। सेकेंड मियोटिक डिवीजन में भी वैसे ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 4 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन यहाँ मियोसिस में फर्स्ट प्रोफेज में कई घटनाएं होती हैं, तो उन्हें 5 स्टेप्स में बांटा जाता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। माइटोसिस की जब शुरुआत हुई थी तो सारे क्रोमोसोम्स में इंटरफेज स्टेज के एस स्टेज में ही हर क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर से लगे हुए 2-2 क्रोमैटिड बन गए थे। असल में यहाँ भी डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए तो इंटरफेज स्टेज के एस फेज में ही हो जाता है, लेकिन उसकी कुछ अंतिम क्रियाएं जो फिनिशिंग टच है वो बचा रहता है, वो लेट प्रोफेज में पैकिटीन स्टेज में होता है। तो यहाँ पर जब कोशिका विभाजन की शुरुआत होगी तो उस समय शुरू में प्रत्येक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर से लगे हुए एक एक ही क्रोमैटिड होगा, और बाद में इससे फिर विभाजन हो जाता है तो 2 क्रोमैटिड बन जाते हैं। तो इस प्रकार मियोसिस की क्रिया जर्म सेल्स में होती है। इसमें 2 डिवीजन्स लगातार एक के बाद एक होते हैं। इनमें से सिर्फ पहला डिवीजन रिडक्शनल नेचर का होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। दूसरा डिवीजन सामान्य माइटोसिस की तरह होता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या उतनी ही रहती है। अतः एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। तो आइए फिर शुरू करें। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज में जो पहला स्टेप है, जिसे हम कहते हैं लेप्टोटीन, और इसके पहले वाले स्टेज में जो इंटरफेज स्टेज था उसमें हमेशा की तरह से क्या हो रहा है, ये क्रोमैटिन का जाल था। अब इसके बाद लेप्टोटीन अवस्था में क्या होता है, वही जो माइटोटिक प्रोफेज में घटनाएं होती थी। ये जो सेंट्रोमियर के दोनों सेंट्रियोल्स थे ये विभाजित हो जाते हैं, ये एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं। इनके बीच में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये भी डिसॉल्व होने लगता है। जो न्यूक्लियोलस था वो भी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है, और ये क्रोमैटिन नेटवर्क था ये अब टूट जाता है स्पष्ट लंबे लंबे छड़ जैसी संरचनाओं में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र। यहाँ पर ये सारे गुणसूत्र शुरू में एक एक क्रोमैटिड वाले ही हैं। एक और बात, अब यहाँ पे जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक हर प्रकार के
दो गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर के सभी सोमैटिक सेल में। एक तो मैटरनल पेरेंट से प्राप्त होने वाला और एक पैटर्नल पेरेंट से प्राप्त होने वाला। तो जो ये एक ही तरीके के दो गुणसूत्र हैं, इनको समजात गुणसूत्र का जोड़ा या होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब चलिए इसमें हम ये मान लें कि दो होमोलॉगस पेयर हैं। तो लेप्टोटीन में तो ये परिवर्तन हो गए। अब इसके बाद जाइगोटीन में क्या होता है, समजात गुणसूत्र आसपास आ जाते हैं, एक जोड़ा बना लेते हैं। इस तरीके से जोड़ा बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, साइनेप्टिक पेयरिंग। इसके बाद अब जाकर के जो तीसरा स्टेप होता है, जिसमें कि एक ही साथ दो क्रियाएं होती हैं। जैसे ये जो एक ही तरीके के दो गुणसूत्र थे जिन्होंने समजात गुणसूत्र का जोड़ा बनाया था, ये पास पास आ गए, इनमें साइनेप्टिक पेयरिंग हो गई। अब इसके बाद पैकिटिन स्टेज में क्या होता है, इस समय डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए की क्रिया पूरी हो जाती है और अब ये प्रत्येक क्रोमेटिड जो है दो दो क्रोमेटिड वाला हो जाता है। तो इसके बगल में भी जैसे दो क्रोमेटिड हो गया, एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ, और एक इसके बगल में भी एक क्रोमेटिड हो गया। तो ये दोनों क्रोमोसोम अब दो दो क्रोमेटिड वाले हो गए। इसी समय जब ये एक से दो क्रोमेटिड में टूट रहे हैं, उनमें लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो रही थी। इसी के साथ साथ उनमें बीच बीच में भी कुछ जगहों पर ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग हो जाती है। इसे आप यूँ समझें, जैसे ये अब इन लोग समजात गुणसूत्र का जोड़ा बन गया, दोनों में दो दो क्रोमेटिड बन गया, इसको टेट्राड अवस्था कहते हैं। अब इसमें कुछ जगहों पे, जैसे ये वाला जो है, इसमें भी बीच में से ये टूट जाता है और इसका भी जो है उसी जगह पे एक टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या होता है, ये इस गुणसूत्र वाला टुकड़ा इससे जुड़ जाता है और जो ये वाला टुकड़ा था इससे जुड़ जाता है। अब इससे क्या हुआ कि इस तरीके से जुड़ने से एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको क्या कहते हैं, काइज़्मा। और एक से अधिक जब होगा तो उसको काइज़मेटा कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें कि इस क्रिया में गुणसूत्रों में लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग द्वारा अब वो दो दो क्रोमेटिड वाले हो जाते हैं। इसी बीच कुछ स्थानों पर ट्रांसवर्स स्प्लिटिंग के बाद वे अपने बगल वाले गुणसूत्र के टुकड़े से जुड़कर क्रॉस जैसी रचना बनाते हैं, जिन्हें काइज़मेटा कहते हैं। गुणसूत्र की इस अवस्था को टेट्राड स्टेज भी कहते हैं। काइज़मा फॉर्मेशन के साथ ही क्रोमोसोम्स के टुकड़ों के बीच अदला बदली की क्रिया भी हो जाती है, जिसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। पैकिटिन अवस्था में प्रत्येक क्रोमोसोम एक से दो में टूट गया और उसके साथ साथ बीच में भी कुछ स्थानों पर दो जगह टूट गया और वो अपने बगल वाले क्रोमेटिड के टुकड़े से अटैच हो गया। एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बना, जिसको काइज़मा कहते हैं। एक से अधिक जब होता है तो उसे काइज़मेटा कहते हैं। इसके तुरंत बाद जहाँ ये दो दो क्रोमेटिड हो गए, इन गुणसूत्र के सेंट्रोमियर के बीच में रिपल्शन होने लगता है। अब ये एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं। दूर हटने लगते हैं तो इस अवस्था को डिप्लोटीन कहते हैं और इसके कारण जो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट या काइज़मा था, ये टर्मिनल एंड की तरफ, किनारे की तरफ खिसकने लगता है। इस क्रिया को टर्मिनलाइजेशन कहते हैं।
इसके बाद डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ये समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं पूरी तरह से। अब इसके बाद मेटाफेज अवस्था आती है। मियोटिक मेटाफेज और माइटोटिक मेटाफेज में थोड़ा सा फर्क है। माइटोसिस के मेटाफेज में क्या होता था कि सारे गुणसूत्र अलग अलग इक्वेटर पर अरेंज होते थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, समजात गुणसूत्र परस्पर जोड़े में अरेंज होते हैं। इसे आप यहाँ पर देखें, ये जस्ट तुलना के लिए बनाया है। माइटोसिस के मेटाफेज में क्या था, जैसे ये 4 गुणसूत्र थे, सब इक्वेटर पर अलग अलग अरेंज हुए थे। और मियासिस में क्या हुआ, ये समजात गुणसूत्र जोड़े के रूप में अरेंज हुए, और यही अंतर पैदा कर देता है माइटोसिस वाले विभाजन और मियोसिस वाले विभाजन में। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। तो माइटोसिस के मेटाफेज में क्या होता था कि जैसे 4 गुणसूत्र हैं, वो चारों इक्वेटर पर अलग अलग अरेंज होते थे और उनके क्रोमैटिड फिर अलग हो जाते थे। मियोसिस में क्या है कि समजात गुणसूत्र परस्पर जोड़े के रूप में यहाँ अरेंज हैं। तो इसलिए अब एनाफेज अवस्था में क्या होगा, ये अब एक दूसरे से दूर हटने लगेंगे, पोल की तरफ जाने लगेंगे और वी या जे शेप बनाएंगे। यहाँ पर अब क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई, 4 की जगह 2 ही गुणसूत्र जा रहे हैं डॉटर न्यूक्लियस में। ये इसका एनाफेज हुआ। अब इसके बाद टीलोफेज अवस्था में देखिए, वो सारे परिवर्तन प्रोफेज वाले रिवर्स ऑर्डर में होने लगते हैं। गुणसूत्र का पोल की तरफ मूवमेंट खत्म हो गया, नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगा, नया न्यूक्लियोलस बनने लगा, और गुणसूत्र अब कुछ समय बाद एक दूसरे से मिल करके फिर से क्रोमैटिन नेटवर्क बना लेंगे। इसमें क्या होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के तुरंत बाद फिर सेकंड मियोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है, बीच का इंटरफेज नहीं होता है। और सेकंड मियोटिक डिवीजन नॉर्मल माइटोसिस की तरह से ही होता है, यानी कि उसमें गुणसूत्र की संख्या पहले जितनी थी उतनी ही बाद में रहती है, लेकिन वही माइटोसिस की तरह से पहले गुणसूत्र में 2-2 क्रोमैटिड थे, विभाजन के बाद एक एक क्रोमैटिड बचते हैं। जैसे यहाँ पे अब आप देखें, सेकंड प्रोफेज जब शुरू हुआ तो 2-2 क्रोमोसोम हैं, समजात गुणसूत्र में से एक ही बचा है। अब ये मेटाफेज पे अरेंज हुए दोनों कोशिकाएं, और फिर यहाँ पर एनाफेज में एक दूसरे से दूर हटने लगे। इस प्रकार से 4 न्यूक्लियाई और 4 डॉटर सेल्स बन गए, जिसमें प्रत्येक में जो पेरेंट सेल शुरू में था जिसमें 4 गुणसूत्र थे, अब यहाँ 2 ही गुणसूत्र बचे हैं। अब क्या होगा कि ये जब दूसरे गैमेट से मिलेगा तो उसके भी 2 गुणसूत्र मिल जाएंगे, 4 गुणसूत्र हो जाएंगे। यहीं पर अब एक बात समझने की है कि ये जो मियोसिस की क्रिया कहाँ होती है, तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस और ओवरी में एक बार बनती है। जैसे यहाँ पे आप देखें, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया में स्पर्मेटोगोनिया था, वहाँ तक तो 2x था, गुणसूत्र पूरे थे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी पूरे थे, माइटोसिस से विभाजन हो रहा था।
लेकिन अब यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होगा वो मियोटिक डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई, ये अब हैप्लॉइड हो गया। इसके बाद ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन शुरू हुआ। सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद फिर स्पर्मेटिड बने, 4 स्पर्मेटिड बन गए, वो हैप्लॉइड हैं। स्पर्मेटिड जो है वो गोल कोशिका थी, लेकिन बाद में इसके आकार में परिवर्तन होता है जिसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, जिससे ये इलोंगेटेड स्पर्म सेल बन जाता है। इसी प्रकार से oogenesis में भी oogonia तक तो 2x या डिप्लॉयड है, प्राइमरी oocyte तक भी 2x या डिप्लॉयड है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो उसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई, सेकेंडरी oocyte बना, इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई, ये हैप्लॉयड हो गया। अब फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात है कि सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टेज में फिर प्रोफेज, मेटाफेज अवस्था में ही आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका सेंट्रियोल गायब हो जाता है, इसलिए मेटाफेज अवस्था में ही इसका डेवलपमेंट रुक जाता है। एनाफेज, टीलोफेज उस समय नहीं होता है। ये कब होता है? फर्टिलाइजेशन के समय, जब स्पर्म सेल का भी जो है सेंट्रियोल आ जाएगा, वो पोल बना लेगा, तब उसके बाद एनाफेज और टीलोफेज की अवस्था कंप्लीट होती है। तो ये चीज़ बहुत स्पष्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में और प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल भी आते हैं। थैंक यू वेरी मच।